तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू पैटर्न पे आधारित यह आपका प्रश्न पत्र है जिसको हम पूरी तरीके से कंप्लीटली इस चैनल पे हम सॉल्व कराएंगे। टेंशन नहीं लेना है, केवल हम प्रश्न पत्र में केवल ये नहीं जानेंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बल्कि हम उसको सॉल्व भी इसी वीडियो में हम कराने वाले हैं। ठीक है ना, पूरा हल सहित आपको मिलेगा। मैं यही कहूंगा कि भैया कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं, लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मेरा एक और लक्ष्य हमने ले लिया है और हमने कहा है कि एक और सीरीज हमने स्टार्ट किया है जिसमें फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का और इंग्लिश का। ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट का हम चैप्टर, मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग 5-5 मॉडल पेपर हम जरूर इनका कराएंगे। 5-5 मॉडल पेपर कराएंगे और विथ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के साथ हम इसको कराने वाले हैं। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना है। फिजिक्स का एक हमने वीडियो आपको पता है कि हमने बना दिया है जिसमें हमने सॉल्यूशन के साथ बताया था। अब केमिस्ट्री की बारी है, फिर हिंदी की आएगी, फिर से इंग्लिश की आएगी। तो चलिए जी, इतना जान लिए, इन्फॉर्मेशन जान लिए, बहुत है। आगे बढ़ते हैं। बेसिक बात इतना जानते हैं, नाम अनुक्रमांक लिखना होता है। पेपर यहाँ पे 2025 के लिए पेपर है, ये पेपर कोड है। ठीक है ना, 70 नंबर का आपका केमिस्ट्री का पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट का प्रश्न पत्र होता है। उसके बाद यहाँ पर इतना बेसिक जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे निर्देश दिए गए होते हैं जिसको आप पढ़ लीजिएगा। सिंपल सी बात है, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, यही बात है। ठीक है ना, 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और 3 घंटे प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इतना जान लेते हैं, काफी रहेगा। अब देखिए, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चलिए जी, इसका सॉल्यूशन हम करते हुए चलते हैं। ठीक है ना, चलिए सबसे पहला हमारे यहाँ पे कह रहे हैं कि, मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात, यहाँ पे ये कह रहा है कि 4 विकल्प दिए गए, सही उत्तरों का चुनकर आपको लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहला हमारा कह रहा है कि निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। अब कौन है, जो पोटेशियम सल्फेट है या सोडियम क्लोराइड है या यूरिया है या ग्लूकोज है। तो निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला क्या है, जो विलयन है वो कौन सा है जी? तो याद रखेंगे, पोटेशियम सल्फेट जो होता है वो न्यूनतम हिमांक वाला विलयन होता है। ठीक है ना, तो इसको आप याद कर लेंगे। दूसरा हमारा ये आता है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल घुले हुए हैं। तो मोल हमसे पूछ रहा है, मोल। तो मोल बराबर हम जानते हैं एक फॉर्मूला, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार होता है फॉर्मूला, इतना बात हम जानते हैं। तो मोल बराबर, भार का कितना मान दिया है जी? भार दिया है 180 ग्राम और अणुभार, अणुभार चाहिए तो जल का ही ना भार दिया है, तो जल का अणुभार हम निकालेंगे। तो जल का अणुभार याद रखेंगे 18 होता है। कैसे? तो हाइड्रोजन 2 है तो इसका परमाणु भार 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 2 18 हो जाएगा ना, तो यही अणुभार है। अणुभार निकालना आपको सीख लेना है। ठीक है, हमने सिखा भी दिया है। लिखिएगा, अणुभार निकालना सीखे ब्रदर सर, या आणविक द्रव्यमान निकालना सीखे ब्रदर सर। वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। 18 दाम में 180 होता है, 10 मोल आपका आ जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से 10 मोल आपका कहाँ पर, यहाँ पे ही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा 10 मोल का। ठीक है, तीसरा आपका ऑप्शन सही। नेक्स्ट आता है कि तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती है, स्थिर रहता है, घटती है, या इनमें से कोई नहीं। तो एक बात याद रखेंगे, जब भी हम तन्यता बढ़ाते हैं तो विशिष्ट चालकता का मान जो होता है वो घटता है। ठीक है ना, जब भी हम तन्यता बढ़ाएंगे विशिष्ट चालकता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ के स्क्रीनशॉट ले लें। पहले में पोटेशियम सल्फेट, दूसरे में 10 और तीसरे में घटती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे अगला आता है कि अगला आता है विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। क्या होता है? ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स, मोल इनवर्स, या ओम इनवर्स सेमी -2 मोल इनवर्स, या ओम इनवर्स सेमी 2 और मोल स्क्वायर हो जाएगा, या ओम सेमी स्क्वायर और मोल इनवर्स हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि एक और बात आप याद रखेंगे, ये क्या कि विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है वो ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स, मोल इनवर्स होता है। ठीक है, अगला आता है विद्युत अपघटनीय पदार्थ है। तो कौन है जो विद्युत अपघटनीय पदार्थ नहीं है?
नहीं है कह दिया। तो सोडियम क्लोराइड जो NaCl होता है ये तो एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है, ठीक है। अमोनिया, जो अमोनिया NH3 होता है ये भी तो एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है, ठीक है ना। और यूरिया जो है ना, हाँ यूरिया जो है ये एक विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। ऑप्शन आपका दूसरा ही सही होगा, यूरिया, ठीक है ना। ये यूरिया एक विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं होता है, ये जल में घुलता नहीं है भैया। अगला आता है कि अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि 55.56 होता है, मतलब 5-6 होता है, ये अशुद्ध जल का pH मान होता है, ठीक है। अब चलिए हम सॉल्यूशन इसका कराएंगे, सब कुछ का टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे हमने, देखिए यहाँ पे 3 आपको, देखिए दूसरा में सबसे पहले ये हमने 6 ऑब्जेक्टिव जाना है एक एक नंबर का, तो 6 नंबर यहाँ से हमारा 6 मार्क्स जो है ये ऑब्जेक्टिव से मिलेंगे हमें। उसके बाद ये 4 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, 2 मार्क्स इससे मिलेंगे, 2 मार्क्स इसके, 2 मतलब 8 नंबर मिलेंगे। 4 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, तो 8 नंबर यहाँ से मिलेंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव के बाद यदि 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए जी चलते हैं, मोलरता और मोललता को उदाहरण सहित समझाइए। मोलरता और मोललता को उदाहरण सहित समझाना है। सबसे पहली बात इसको भी हम कराएंगे, ठीक है ना। अगला आता है नेक्स्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखिए, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है परासरण दाब को उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। चौथा है नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां लिखिए। 4 क्वेश्चन है ना। चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन करा दें। चलिए जी, देखिए इसके नीचे ही हमने सब कुछ सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर मतलब डिजिटल बोर्ड में कॉपी पर तो होता है तो अलग अलग में उत्तर बता सकता था, डिजिटल बोर्ड में एक ही में सब कुछ बताना होता है, इसलिए पेपर के नीचे मैंने आंसर जितना बता सकता हूँ उतना मैंने बताने का प्रयास यहाँ पे करूँगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहली बात मोलरता। अब मोलरता किसे कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मोलरता नहीं मोललता है, ठीक है ना, मोललता है। तो कह रहा है किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है मोललता। मोललता इक्वल टू फॉर्मूला होता है विलेय का मोल बटे क्या होता है, विलायक का भार। अब वो भी किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो ये एक फॉर्मूला याद रखेंगे। यहाँ से ही कहा जा रहा है कि कोई भी विलायक है तो यदि विलायक का भार यदि 1 किलो, जैसे यहाँ पर विलायक का भार जो है ना, विलायक का भार है, यदि हम विलायक के भार को, विलायक के जो भार है उसको यदि हम एक ले लेते हैं, 1 किलोग्राम ले लेते हैं, 1 केजी ले लेते हैं, तो यदि इसका मान 1 हो जाएगा तो उस समय पर मोलरता हो गई वो विलेय के मोलों की संख्या के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये विलेय के मोल मतलब विलेय के मोलों की संख्या। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। तो आप सिंपल सा यही परिभाषा हमने लिखा है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसका मात्रक याद रखेंगे, मोल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। परिभाषा लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिख लेंगे, काफी रहेगा, ठीक है ना। ये मात्रक आप याद रखेंगे कि मोल प्रति क्या होता है, किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है। किसका मात्रक, तो मोललता का मात्रक, ठीक है। अगला आता है मोलरता। मोलरता क्या होता है, तो मोलरता इक्वल टू होता है, देखिए 2 फॉर्मूला, एक और बात याद रखेंगे, मोलरता इक्वल टू होता है विलेय का मोलों की संख्या, या मोल हम ओनली लिख सकते हैं, अब बटे विलयन का आयतन। अब वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ठीक है ना, लीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं कि यदि विलयन का जो आयतन है उसको हम 1 ले लेते हैं, 1 लीटर, तो उस समय पर विलेय के मोलों की जो संख्या होगा वो मोलरता के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बटे में 1 का कोई मतलब होता नहीं है। तो हम वही कह रहे हैं कि 1 लीटर
1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। और वही बात हमने लिखा है कि किसी विलयन, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, विलयन, ठीक है ना, इस प्रकार लिखाया जाता है। तो कह रहे हैं किसी विलयन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। और इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है ना। मोल प्रति क्या होता है? लीटर, मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखेंगे। हमने सबसे पहली बात पहले क्वेश्चन में पूछा था मोललता और मोलरता को परिभाषित कीजिए। परिभाषा, उदाहरण सब कुछ हमने यहाँ पे दे दिया है, इतना लिख देंगे आपको फुल नंबर मिलेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन था निष्ठ समीकरण। अब निष्ठ समीकरण हमारा क्या था, अब इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे निष्ठ समीकरण जो था ना, ये हमारा निष्ठ समीकरण E = E नॉट, ई नॉट के बाद आता है 2.303 RT/NF, और क्या आता है? log 1/mn+। या हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे इसको हम कोष्ठ में बंद कर देंगे। लॉग लिखें या log 10 लिखें, दोनों बात एक ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो E = E नॉट 2.303 RT/NF log 1/mn+, ये जो एक आपको समीकरण दिखाई दे रहा है, इसी को निष्ठ समीकरण कहते हैं। तो निष्ठ समीकरण क्या है? यहाँ पे मैं 3 चीजें बताना चाहूंगा। यहाँ पे जो E है ना, देखिए यहाँ पे E जो है, ये क्या है? इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है जी, इलेक्ट्रोड विभव है। यहाँ पे E नॉट है, वो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है जी। E इलेक्ट्रोड विभव, E नॉट मानक इलेक्ट्रोड विभव। और यहाँ पे जो T आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या है? ताप है, या जिसे हम परम ताप भी कहते हैं, ठीक है जी। R क्या है? R है गैस नियतांक, ठीक है ना। यहाँ पे R लिख दे रहा हूं मैं इधर, R क्या है? गैस नियतांक। यहाँ पे N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। F क्या है? फैराडे स्थिरांक, ठीक है जी। log Mn+ क्या है? धातु आयन की सांद्रण है। Mn+ मतलब धातु आयन की सांद्रण। तो देखिए मोस्टली ये निष्ठ समीकरण क्या है, तो यहाँ पे 3 चीजें बताया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब निष्ठ समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर, मतलब निष्ठ समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर इलेक्ट्रोड विभव, जो E क्या है? इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा धातु आयन की सांद्रण में निम्नलिखित संबंध होता है। अब वही संबंध ये है, ठीक है ना। 3 चीजों में मोस्टली संबंध बताया गया है। कोई भी ताप T पर इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और धातु आयन की सांद्रण में निम्नलिखित संबंध होता है। देखिए इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और धातु आयन की सांद्रण में निम्नलिखित संबंध होता है, वही तो ये है। और वही बात हमने लिखा है, निष्ठ समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E नॉट तथा विलयन में धातु आयन के सांद्रण Mn+ में निम्नलिखित संबंध होता है। इतना लिखने के बाद आप ये नहीं लिख सकते समीकरण, और समीकरण लिखने के बाद सब कुछ बता देंगे जिस तरीके से ये हमने बताया है कि कौन क्या क्या है, इतना लिख देंगे, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिए होंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर लूँ, ठीक है ना, सब कुछ सही से दिखाई दे रहा है ना। चलिए बेटर है जी। चलिए, तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो मोलरता अमोलरता को उदाहरण से समझा दिया, फिर से निष्ठ समीकरण भी। अब आता है परासरण दाब को उदाहरण से ही समझाना है। तो चलिए जी,
अब यहाँ पे आता है परासरण दाब, इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आता है परासरण दाब। देखिए परासरण दाब क्या होता है, ये एक बर्तन हम यहाँ पर ले लिए हैं। थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा जल्दी है, जल्दी में समझाता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ से मोस्टली देखिए ये एक बर्तन है जिसमें विलयन भरा गया है। तो विलयन बर्तन में एक हमने अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया। ये क्या है जी, अर्धपारगम झिल्ली है। ठीक है, इतना बात याद रखेंगे। विलयन है, एक बर्तन है बड़ा सा, इसमें हमने एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया है। अब इस अर्धपारगम झिल्ली के इस ओर केवल ओनली क्या है, विलयन है। ठीक है, और इस ओर है शुद्ध विलायक। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि ये बताइए विलयन है, इधर शुद्ध विलायक है, कौन किसकी मतलब सांद्रता अधिक होगी या कम होगी? तो भैया सिंपल सी बात है, विलयन कब बनता है, जब विलायक और विलेय दोनों मिल जाएंगे तभी तो विलयन बनेगा ना। तो इसका मतलब इसका सांद्रता अधिक है और इसका सांद्रता कम है। ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊंगा आपको, तो एक बर्तन है, तो इधर वाले में पानी के साथ चीनी भी भरा गया है, चीनी भी इसमें घुला है, और इधर ओनली पानी है। तब पानी किसके तरह का हो जाएगा, विलायक की तरह हो जाएगा, और पानी और चीनी का मिश्रण विलयन हो जाएगा। तो वही सेम टू सेम ऐसा ही है। तो जब ऐसा है तो क्या होगा जी, यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ऐसा होगा कि जब हम इसको क्या देंगे, ताप देंगे और गर्म करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो शुद्ध विलायक के कण है ना, वो विलयन की ओर आने लगेंगे, क्योंकि देखिए शुद्ध विलायक के जो कण है वो विलयन की ओर आने लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से आने लगेंगे। तो जैसे ही ये शुद्ध जो इसके कण है वो इधर आने लगेंगे, तो जब आएंगे ना, तो इस प्रक्रिया को, तो ये जो शुद्ध विलायक कण है विलयन की ओर आ रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, परासरण। इसी को हम परासरण कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जब शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर आ रहे हैं तो इसी को परासरण की क्रिया कहते हैं, या मतलब परासरण कहते हैं। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, मतलब ये इधर शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर न आए, तो उसको रोकने के लिए हम इस विलयन पर एक दाब लगाते हैं, और उसी दाब को ही हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो देखिए अब वही परिभाषा में लिखा है, समझिएगा। कह रहा है कि जब किसी, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, पृथक मतलब अलग। जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है, तब शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं। शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। ठीक है, तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, तो ये जो परासरण की क्रिया है इसको रोकने के लिए, मतलब शुद्ध विलायक इधर ना है, इसको रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। परिभाषा लिखने के बाद ये हो सके तो फिगर भी आप बना लेंगे, काफ़ी रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिए होंगे ना। ठीक है जी, चलिए अब हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखिए एक और बात कहा गया है, नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियाँ। अब नाइट्रोबेंजीन हमें बनाना है, तो इसकी 2 विधियाँ हम पहले देख लेते हैं जी। ठीक है ना, नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियाँ। अब कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात प्रयोगशाला विधि हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, दूसरा कलर में चूज कर ले रहा हूं, प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में हम क्या करते हैं, हम करते हैं ये कि हम बेंजीन को ले लेते हैं। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H5। तो बेंजीन को हम लेंगे और इसको नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा देंगे।
HNO3 के साथ। तो नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। तो बेंजीन को जब नाइट्रिक अम्ल के साथ 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम गर्म करते हैं ना, 50 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि C6H5 यहाँ से निकलता है। मतलब यहाँ से देखिए, सबसे पहले जब गर्म करेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। यहाँ का एक ये हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक O निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से 3 ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन निकलेगा। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मतलब 2 हाइड्रोजन को H2 लिख सकते हैं, और 1 ऑक्सीजन है तो O लिख दिए। तो सबसे पहले तो H2O बाहर निकल जाता है। बाहर निकल गया तो बचा क्या, C6H5 ही ना बचा यहाँ पे। तो ये C6H5 हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि एक तो निकल गया है, तो C6H5 बचा तो H5 लिख दिए। फिर से यहाँ पे देखेंगे तो केवल नाइट्रोजन बचा हुआ है, तो नाइट्रोजन हम लिख दिया, और 3 ऑक्सीजन में से तो एक निकल गया है, बचे 2 ना, तो 2 ऑक्सीजन को Na2 लिख देंगे। तो C6H5NO2 जो है, यही तो हमारा क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन। यही क्या है, नाइट्रोबेंजीन। तो केवल आपको रिएक्शन जो समीकरण है ना, ये समीकरण ओनली लिखना है। ये क्या है, बेंजीन है, ठीक है। ज्यादा आपको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। ये नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है जी। तो आप समझ गए कि जब हम बेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं ना, तो नाइट्रिक जो क्या मिलता है हमें, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक है। पहली विधि हमने समझ लिया। अब आते हैं दूसरे विधि पर। अब दूसरा हमारा विधि होता है, हम क्या लेते हैं जी, सबसे पहले हम लेंगे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को ले लेते हैं। बेंजीन ये हो गया, और डाइज़ोनियम क्लोराइड, तो ये हमने बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को लेंगे, और फ्लोरोबैरिक अम्ल से हम क्रिया करा देंगे, फ्लोरोबैरिक अम्ल, ठीक है ना, HBF4 से हम इसकी क्रिया कराते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं ना, तो यहाँ से एक चीज़ें निकल जाती हैं। यहाँ से क्या निकलती हैं समझिएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, और यहाँ से Cl निकलता है, HCl। तो ये जो HCl है ये निकल जाएगा। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ, ये HCl बाहर साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाते हैं। तो अब ये क्या होगा, बेंजीन रिंग है, अब बेंजीन रिंग के साथ N2 है, तो N2 प्लस यहाँ पर BF4 है ना, ये भी इसके साथ ऐड हो जाता है, BF4, ठीक है ना। तो ये हमारा बन जाता है, ठीक है ना, जिसे हम बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट हम कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट हम कहते हैं, ठीक है, बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है। तो नाम में लिख दूं, बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है। तो जब बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट को हम क्या करते हैं, फिर से सोडियम नाइट्रेट से हम क्रिया कराते हैं, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट से हम क्रिया करा देंगे, ठीक है। ऊपर भी लिख सकते थे, चलिए, सोडियम नाइट्रेट से हम क्रिया कराते हैं, NaNO2 से हम क्रिया कराएंगे। तो जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं ना, तो यहाँ से समझिएगा क्या निकलता है। देखिए, यहाँ से सबसे पहली बात तो ये जो N2 है, ये गैसीय रूप में बाहर, सबसे पहले ये N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो सोडियम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सोडियम BF4 के साथ क्रिया करके, यहाँ पे सोडियम है, ये BF4 के साथ क्रिया करके यहाँ पर ये बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट कहते हैं। तो ये बाहर निकल गया, तो बचा क्या, नाइट्रोजन भी बाहर निकल गया, सोडियम इससे क्रिया करके बाहर निकल गया। अब बेंजीन के साथ NO2 बचा, तो यही बेंजीन रिंग है, और इसके साथ NO2।
तो बेंजीन रिंग के साथ जब NO2 जुड़ गया है तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन कहते हैं, ठीक है ना, इसी को नाइट्रोबेंजीन कहते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे बन गया है। तो ये हमारी एक दूसरी विधि है जिसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को जब हम HbF4 से हम क्रिया कराते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, बेंजीन डाइज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट मिलता है। इसको सोडियम नाइट्रेट से क्रिया कराते हैं तब हमें क्या मिलता है, बेंजीन मतलब क्या मिलता है, नाइट्रोबेंजीन मिलता है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये N2 है, थोड़ा सा अगर चाहें तो हम इसको पास भी लिख सकते हैं, N2, ठीक है। ये जो नीचे लिखे हैं साइड में भी अगर जगह तो है ही तो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। NaBF4 दिखाई तो दे ही रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, चलिए देखिए, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए सॉल्यूशन कराना इतना इजी बात नहीं है, मैं फिर भी करा रहा हूँ, टाइम लग रहा है दोस्त, लगने दीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। समय आप अपनी स्टडी पर दे रहे हैं, इससे बेहतर कहीं भी आप समय मुझे नहीं लगता है आप दे पाएंगे। सबसे बेहतर समय तो क्या है, सबसे बेहतर समय है आपकी स्टडी, जिससे आप अपने माता पिता, अपने परिवार सभी की सेवा कर पाएंगे, क्योंकि स्टडी जब भी रहेगा ना तो ये हमेशा आपके काम करेगा, ठीक है ना। ज्ञान ही तो है जो आपको मुसीबत में कभी भी काम करता है। तो ये चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, तो देखिए 6 नंबर ऊपर से, 8 नंबर इससे, 14 नंबर हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। उसके बाद अब हमारे पास फिर से यहाँ पे 4 क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व करते हैं। 4 क्वेश्चन में पहला है उपसंयोजक यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का सूत्र ज्ञात कीजिए, और K4FeCN का होल 6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या, समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए, कुल राउस के नियम को समझाइए। ये 4 क्वेश्चन हैं। अब हम इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट आप रुक जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मैं देख लूँ, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ये प्रत्येक जो क्वेश्चन है 2-2 अंक के हैं, ठीक है ना, वही मैं देख रहा था। चलिए, ये भी आपके 2-2 अंक के हैं, तो अब आपको पता चल गया यहाँ से भी 8 नंबर हमको मिलने वाले हैं। तो अभी तक आपको कितने अंक मिल गए हैं, तो 14 अंक मिल गए हैं। इसको 8 अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 20 नंबर आपको क्लियर हो जाएंगे, मतलब 14 और फिर से यहाँ से 8 आपको मिल गए तो आराम से 22 नंबर आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इनका सभी को सॉल्व करें। पहले उपसंयोजक यौगिक और द्विक लवण में अंतर, तो आंसर हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है। देखिए अंतर होता है ना, तो इस तरीके से बीच में भी स्लाकर इधर उधर साइड में लिख सकते हैं। मैंने इस तरीके से लिखा है जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। पहले हम उपसंयोजक यौगिक और द्विक लवण में अंतर लिखते हैं, तो पहले उपसंयोजक यौगिकों का अंतर, फिर से द्विक लवण का अंतर नीचे हमने लिख दिया है। पहला है, यह ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था में भी और विलयन की अवस्था में भी दोनों में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, खोते नहीं है। जबकि जो द्विक लवण है ये केवल ठोस अवस्थाओं में ही अपनी पहचान बनाए रखेगा, विलयन अवस्था में नहीं बनाए रखेगा, ठीक है ना। अगला दूसरा हम तुलना करके ही देखेंगे। यह सरल तथा जटिल दोनों प्रकार के आयनों में टूटता है, सरलों में भी टूटेगा, जटिल आयनों में भी टूटेगा, परंतु ये क्या होता है, यह विलयनों में केवल सरल आयनों में टूटते हैं, ठीक है, जटिल आयनों में नहीं टूटेंगे। अगला आता है कि इनमें आयनिक बंध, ससंयोजक बंध और उपसंयोजक बंध पाया जाता है। इसमें 3 बंध पाए जाएंगे, आयनिक, ससंयोजक, उपसंयोजक बंध पाए जाते हैं, परंतु द्विक लवण में अधिकतम आयनिक बंध पाए जाते हैं, ठीक है ना, इसमें अधिकतर आयनिक बंध ही पाए जाते हैं। अगला हमारा आता है, इनके भौतिक व रासायनिक गुण आयनों से भिन्न होते हैं। मतलब जो उपसंयोजक यौगिकों का भौतिक और रासायनिक गुण आयनों से भिन्न होंगे, परंतु द्विक लवण का भौतिक गुण आयनों से भिन्न तथा रासायनिक गुणों के से क्या होते हैं, समान होते हैं। रासायनिक गुणों के क्या होते हैं, समान होते हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब भौतिक गुण आयनों से भिन्न होंगे पर रासायनिक गुण आयनों के समान होंगे। तो मैं आशा करता हूं इतने बस समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना। चलिए, तो हमने सबसे पहला अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, जो कि उपसंयोजक यौगिक और द्विक लवण में अंतर। अब आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का सूत्र लिखिए, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का सूत्र। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु काल का सूत्र होता है टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693/k होता है, यही ना होता है जी फॉर्मूला। टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693/k होता है, जहां k क्या है वेग स्थिरांक है, ठीक है ना। ये t क्या है अर्धायु काल है, ठीक है, ये वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक। अच्छा एक और बात याद रखेंगे, इसको पूरी तरीके से आपको प्रूफ करना है, केवल 2 नंबर में कह दिया तो ये आपको एक ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है ना, आपको प्रूफ करना है। अब भैया प्रूफ करने चले तो 15-20 मिनट तो इसी में चले जाएंगे, और मैं इतना समय भी नहीं है, ठीक है ना, कि आपको यहाँ पे प्रूफ कराया जाए। तो इसके लिए आप एक काम करिएगा, लिखिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का सूत्र, इतना लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां से स्टडी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। सब कुछ पढ़ाया तो गया है ना, तो वहां से भी कुछ तो स्टडी कीजिए, सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, जितना हो सकेगा उतना मैं कराने का प्रयास करता हूँ। अगला हमारा तीसरा आता है आक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या ज्ञात करना है हमें। किसका ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको K4FeCN का होल 6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या ज्ञात करना है। मतलब K4 यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, तो देख लीजिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ K4FeCN का होल 6 में जो Fe है ना, ठीक है, Fe की ही ऑक्सीकरण संख्या भी ज्ञात करना है और समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या भी कहते हैं, तो ये ज्ञात करना है। चलिए ऑक्सीकरण संख्या हम ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे जी, कि जो पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम का हम जानते हैं संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। तो पोटेशियम का संयोजकता 1 होता है ना, तो 1 लिख देंगे, इसका 4 संख्या है तो 4 से गुणा कर देंगे, प्लस कर देंगे। Fe जो होता है, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो Fe लिख देंगे। साइनाइड का क्या होता है, -1 होता है संयोजकता, और इसको गुणा कर देंगे, 6 संख्या है तो 6 से, इस पर कोई भी आवेश नहीं है तो 0 लिख देंगे। 4 एकम में 4 हो जाएगा, और Fe ये Fe के निकालना ही है, और 6 एकम में 6 -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। 6 और 4 मतलब Fe इक्वल टू -2 इक्वल टू 0। तो Fe का जो मान आ जाएगा वो प्लस में 2 आ जाएगा। तो देखिए Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या निकल गया, Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगा। एक याद रखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, कभी कभी याद रखेंगे ऑक्सीकरण संख्या जो होता है ना, वो इस उपसंयोजक संख्या के ही लगभग बराबर होते हैं। फिर भी कुछ जगह पर कुछ परमाणुओं में चेंजिंग होता है, तो एक बार सीख लीजिएगा, सब कुछ आपको कराया गया है। आप लिखिएगा ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखें ब्रदर सर, वीडियो आपको मिलेगा, वहां से आप सीख लीजिए। उपसंयोजक संख्या निकालना सीखे ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से सीख लीजिएगा। ऑक्सीकरण संख्या और उपसंयोजक संख्या दोनों ही 2-2 होगा, ये बात आप याद कर लीजिए अभी ही, ठीक है। अगला हमारा आता है, अब आता है कोलराउस का नियम। अब कोलराउस का नियम क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो कोलराउस के नियम में याद रखेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूंगा। ये एक बर्तन है, अब इस बर्तन में विद्युत अपघट्य का विलयन है, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है। तो विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन मतलब NaCl प्लस H2O है। तो जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, ठीक है ना, यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि लैम्डा EQ नॉट इक्वल टू लैम्डा EQ, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, अब बीच में ये मेन प्लस, फिर से लैम्डा EQ ये इन्फिनाइट, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो इन्फिनाइट है इसको अनंत कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, लैम्डा EQ मतलब अनंत अनुतापद तुल्यांकी चालकता। जो ये क्या है, EQ क्या है, तुल्यांकी, ये क्या है, चालकता है, लैम्डा क्या है, चालकता। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये इन्फिनाइट मतलब अनंत तन्यता पर ये तुल्यांकी है, ये लैम्डा क्या है, चालकता है। और यहाँ पे देखेंगे धानायनों की तुल्यांकी चालकता है,
यहाँ पे देखेंगे ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता, लेमडा EQ को तुल्यांकी कहते हैं, लेमडा को चालकता कहते हैं। तो ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता, धनायनों की तुल्यांकी चालकता, इन दोनों को हम जब जोड़ देंगे तभी जाकर हमें कुल चालकता मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुल मिला जुला कर हम ये कह सकते हैं, इसका कोलराउस ने इस नियम में हमें ये बात बताया है कि क्या बताया है कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता धनायन की तुल्यांकी चालकता ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, देखिए ये प्लस को योग कहते हैं और बराबर होता है। तो यही तो बात यहाँ पे लिखा गया है। इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विलयन की तुल्यांकी चालकता, ठीक है ना, उसके धनायनों की तुल्यांकी चालकता ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। तो आशा करता हूँ समझ के होंगे। परिभाषा लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिख लेंगे, ये फिगर आप बना लेंगे, काफी रहेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, ले लिए होंगे ना। चलिए जी, चलिए अब हमारा अगला, अब देखिए ये हमारा 4 क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट होता है। तो अगर मैं आपको बात करूं तो 6 नंबर का 6 ऑब्जेक्टिव 6 नंबर यहाँ से हमें मिले हैं। फिर से 4 क्वेश्चन हमने 2-2 अंक के देखे हैं तो 8 नंबर को मिलेंगे। फिर से तीसरे वाले में भी 4 ही क्वेश्चन देखे हैं 2-2 नंबर के, तो यहाँ से 8 नंबर और यहाँ से 8 नंबर। मतलब अगर हम टोटल देखें तो 6 6 12 36 18 4 और 22, मतलब टोटल हमें 22 नंबर अभी तक हमने कंप्लीट, 22 जो मार्क्स है ये हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है, सॉल्यूशन हमने करा दिया है। आगे बढ़े जी, अब हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार फिर से आपका चौथा क्वेश्चन आएगा। अब चौथा जो क्वेश्चन है यहाँ से ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम सॉल्व कराते हैं। कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थों की सांद्रण के प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है जी, इसको अभी हम कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ये हम न्यूमेरिकल कराएंगे। दूसरा आता है निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए, मतलब चालकत्व, और दूसरा है सेल स्थिरांक। इन दोनों का हमें क्या करना है, अर्थ स्पष्ट करना है। अगला आता है क्वथनांकों का उन्नयन से आप क्या समझते हैं, फिर से यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, पढ़ लीजिए। अगला आता है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है तो अभिक्रिया का 80% पूर्ण होने में लगा समय। तो इस प्रकार ये 4 क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, चालकत्व और सेल स्थिरांक का परिभाषा करते हैं। नीचे आते हैं आंसर में, सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, चालकत्व का। देखिए चालकत्व का परिभाषा लिखा है, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को उसकी चालकत्व कहते हैं। ठीक है ना, और ये प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है और इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। ठीक है ना, मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी विद्युत अपघट्य है, सपोज डेट ये इसमें NaCl और H2O है। ठीक है ना, तो NaCl H2O है तो ये क्या है, विद्युत अपघट्य है। तो किसी भी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की एक क्षमता होती है, जितनी कैपेसिटी होगी ना उसी को हम चालकत्व कहते हैं। तो वही कहा जा रहा है, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को, कैपेसिटी को चालकत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ये प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है, मतलब चालकत्व C=1/R होता है। यही फॉर्मूला होता है, इसको याद रखेंगे, जहां R क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, C क्या है, यही है चालकत्व। अगला याद रखेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। ठीक है ना, इतना आप याद रख लेंगे, काफी रहेगा। चालकत्व में इतना लिख देंगे। फिर से सेल स्थिरांक आता है। अब सेल स्थिरांक क्या है, तो कह रहे हैं किसी सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। देखिए सिंपल सी बात यहाँ पे ये है ना कि ये एक क्या है, बर्तन है और यहाँ पे इलेक्ट्रोड रखे गए हैं। ठीक है ना, ये हमारा, ये आपको याद रखना है, ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। मतलब ये हमारा कैथोड है, ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है।
कैथोड वाला ऋणात्मक होता है, एनोड वाला धनात्मक होता है। तो ये देखिए, ये क्या है, ये कैथोड प्लेट है और ये एनोड प्लेट है। तो देखिए इनका एक कोई ना कोई मोटाई तो होगा ही ना, जैसे ये कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया, तो कोई ना कोई मोटाई होगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इसकी मोटाई मान लेते हैं ए है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है ना, ए को। यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रोडों, ये इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी भी तो होगी, तो दूरी को हम एल से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया कि इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है एल और जो इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, हम सेल स्थिरांक कहते हैं। तो वही कहा जा रहा है, किसी सेलों के इलेक्ट्रोडों, मतलब कोई भी सेल है तो किसी सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ठीक है, तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। तो ये है सेल नियतांक का परिभाषा, जो कि आपको यहाँ पे हमने बताने का प्रयास किया है। अगला याद रखेंगे एक बात कि इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इक्वल टू, देखिए ये आप याद रखेंगे, कप्पा इक्वल टू होता है CL/A होता है। ये हमारा फॉर्मूला मोस्टली होता है, जहाँ कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता है, यहाँ पे C क्या है, चालकता है, L क्या है, लंबाई है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, A क्या है, A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब इतना हम जानते हैं कि L/A जो है ना, यही है सेल, क्या है, सेल नियतांक है। तो L/A के जगह पर अगर हम सेल नियतांक लिखे तो K इक्वल टू C इंटू सेल नियतांक हो जाएगा, सेल नियतांक हो जाएगा। तो एक तो यहाँ पे ये हो गया। अब या तो हम ऐसे लिख दें, या ओनली सेल नियतांक का हम फॉर्मूला लिखें, सेल नियतांक का, या सेल स्थिरांक भी पूछ सकता है, स्थिरांक है नियतांक दोनों बातें की है। C इधर भाग गुणा में, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो K/C भी हो जाएगा। तो ये मोस्टली ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है ना। जहां पर ये क्या है, विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता, ठीक है ना। जो कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता है, और C क्या है, चालकता है ओनली, ये क्या है, चालकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमें दो बातें समझ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे अंतिम में एक और बात आता है, यहाँ पे क्वथनांकों का उन्नयन। क्वथनांकों का उन्नयन का मतलब है, क्वथनांक, ठीक है, उन्नयन मतलब होता है बढ़ोतरी, मतलब क्वथनांकों की वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में वृद्धि होगा उसी को हम क्वथनांक का उन्नयन कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर, चलिए इसको भी हम अच्छे से ही समझा देते हैं। देखिए ये एक बर्तन है, ठीक है ना, समय नहीं है, ठीक है ना, समय नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे बताता हूँ। और यहाँ पे कितना समझाया जाएगा डीप में, सभी बहुत सारे क्वेश्चन को समझाना है ना, इसलिए थोड़ा सा फास्ट में चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कोई भी विलायक है, एक बर्तन है, इसमें विलायक घोल दिया गया है। विलायक मतलब जैसे आप जल ले सकते हैं, इसमें हम अवाष्पशील विलेय को घोल रहे हैं। अवाष्पशील विलेय, जो मतलब अवाष्पशील विलेय जैसे नमक हो गया, अवाष्पशील वो विलेय है, तो नमक को हम घोल रहे हैं। तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर क्या होगा कि सबसे पहली बात कि इसके जो पहले कण थे वो बहुत ही दूर दूर पर थे, पर जब अवाष्पशील के विलेय भी घोल गए तो कणों की संख्या बहुत ही पास पास हो जाएगी, कणों की संख्या इसमें बढ़ जाएगी। और कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो इसके कण बहुत ही पास पास हो जाएंगे, तो पास पास हो जाएंगे तो इनमें टक्कर नहीं होंगे, टक्कर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जैसे ही वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा, तो क्या हो जाएगा, मतलब सिंपल सी बात है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाएंगे तो कणों की जो संख्या होगी, कणों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो टक्करों की संख्या है ना, जिसके कारण टक्करों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। कम होगी कि नहीं भैया, बहुत ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ पे टक्कर, मतलब जब दूर दूर पे तेज़ी से हम गति करेंगे तब ना टक्करों की संख्या बढ़ेगी जी, तो टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, घट जाएगी, जिसके कारण वाष्प दाब जो होता है
उसका भी मान घट जाएगा। और जैसे ही वाष्प दाब घटा तो वाष्प दाब घटेगा तो इसका मतलब क्वथनांक क्या हो जाएगा, क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगा। क्वथनांक में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा, क्योंकि वाष्प दाब घटता है तो क्वथनांक बढ़ता है, तो क्वथनांक बढ़ेगा ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांकों का उन्नयन कहेंगे। तो वही बात कह रहे हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण टकरों की संख्या घट जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है, इस घटना को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट। तो देखिए हमने ये दोनों ये भी देख लिया, फिर से क्वथनांकों का उन्नयन देख लिया। यहाँ पे एक न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। ये हमने सब कुछ कराया हुआ है, ठीक है, ये हमने टॉपिक करा दिया है। चैप्टर 1 में ही आप जाएंगे, न्यूमेरिकल का सीरीज आप देखिएगा, मैंने जो पढ़ाया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री न्यूमेरिकल का लिंक मिलेगा, वहाँ से चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल देख लीजिए, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा, इसको हमने कराया हुआ है, ठीक है। अगला आता है, ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब देखिए ये भी न्यूमेरिकल आप यहाँ पे देख लीजिए, ये भी न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। आप देख लीजिए इसको, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे कह रहा है प्रथम कोटि की विक्रिया 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थों की सांद्रण के प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। मतलब कह रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 मिनट पश्चात पदार्थों की सांद्रण के प्रारंभिक सांद्रण के 99% विघटित हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको मैं करा ही दूँ तो अच्छा रहेगा। चलिए मैं आपको इसको यहाँ पे कराता हूँ। चलिए कह रहा है ना कि 100 मिनट, मतलब समय यहाँ पे जो दिया है, समय का मान वो 100 मिनट दिया गया है, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे 99% विघटित हो गया है, ठीक है ना, मतलब विघटित तो हो गया है, मतलब 100% मान लेते हैं कोई भी विलायक है, उसमें से 99% विघटित हो गया है। तो वेग स्थिरांक मतलब k का मान हमें ज्ञात करना है, कह रहा है, तो k का मान हम ये ज्ञात करना है, तो k = 2.303 होता है, 2.303/t होता है, log होता है log, और a/a-x होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, इस फॉर्मूले पर पुटअप करें तो यहाँ पे 2.303, और t के जगह पर हम जानते हैं 100 मिनट है तो 100 मिनट रख देंगे, log है तो log हमने रख दिया। a, तो देखिए a क्या है, a क्या है, पदार्थों की प्रारंभिक सांद्रता। तो पदार्थों की प्रारंभिक सांद्रता मतलब पदार्थों की कुल संख्या कितनी है, तो पहले तो कुछ नहीं तो 100 ही ना रहा होगा जी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं 99% विघटित हो गया है, मतलब वियोजित हो गया है, तो पहले तो 100 रहा होगा, तो वियोजन मतलब प्रारंभिक में उसकी सांद्रता 100 रही होगी, ठीक है। तो वही a के जगह पर हम 100 रख दिए, फिर से a के जगह पर भी 100 ही हम रखेंगे, और माइनस x के जगह पर 100 में से 99 वियोजित हो गई है, विघटित हो गई है, और x क्या है, वियोजन की ही मात्रा है, तो 99% का मतलब 99 हो जाएगा, 100 का 99% 99 ही ना होगा जी, तो वो हमने लिख दिया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, होगा यही कि k = यहाँ से क्या निकलेगा 2.303 बाई, यहाँ पे t के जगह पर 100 log हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 100/100 में से 99 चला गया तो 1 बचेगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो k = 2.303/100 log, ये 100 हो जाएगा। और log 100 का जो मान होता है ना, वो कितना होता है जी, 2.303/100, और log 100 का मान होता है 2, आप याद कर लेंगे, और 2 से ये 100 50 बार में कट जाएगा, तो k का मान आएगा 2.303 ये आ जाएगा 50, यहाँ पे ये 50 आ जाएगा ना, यहाँ पे 50 आ जाएगा। और जब 50 से आप उसमें भाग देकर देख लीजिएगा, मैं करेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ, जब भाग देकर देखेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा 0.4606, ठीक है ना, ये आपका इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है जी, यहाँ पे एक और आगे आप 0 लगा लेंगे, ये मैं करेक्ट आंसर आपको देखकर तुरंत बता दिया, इतना आ जाएगा। आप भाग देने लगे तो भैया टाइम लगेगा, तो इतना आंसर आ जाएगा आपका। और हम जानते हैं वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, मिनट होता है, तो मिनट
इनवर्स हम कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा जी, ठीक है। तो या तो इतना हम लिख दें, या इसको दशमलव को हटाना है ना, तो हम k को ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि देखिए 2 अंक हम इधर लाएंगे तो 2 - 2 हो जाएगा, तो ये 4.606 अगर हमें करना है तो 10⁻⁻² से हम इसमें गुणा करा देंगे। तो ये भी मिनट इनवर्स, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना। या तो यहाँ पे मिनट इनवर्स इतना लिख दें या इतना लिखेंगे, बात सही है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ले लिए ना, चलिए जी ले लीजिए, नहीं लिए हैं तो चलिए जी। अभी तक हमने इतना सब कुछ सॉल्व कर दिया है, ठीक है जी। देख लीजिए, तो हमने क्या क्या सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर दिया है, क्वथनांकों का उन्नयन भी सॉल्व कर दिया है, ये न्यूमेरिकल ये न्यूमेरिकल, ये दोनों न्यूमेरिकल हमने करा दिया है। आप एक बार 3 चैप्टर का न्यूमेरिकल है, तीनों आप पढ़ाई कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री न्यूमेरिकल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, वहाँ से सभी वीडियो मिलेंगे, तीनों की स्टडी कर लीजिए, केमिस्ट्री न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए जी। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि देख रहे हैं अभी कितना मिनट हो गया है। चलिए जी, अब थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लीजिए, अब इसको करिएगा। देखिए, निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखिए। चलिए जी, आईपीएससी नाम में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, इसको आपको लिखना है। हमने आपको अभी पढ़ाया है उपसंयोजक यौगिकों का आईपीएससी नाम लिखना सिखाया है। तो आप एक काम कर लीजिएगा, लिखिएगा उपसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएससी नामांकन ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कर लीजिए, वीडियो मिलेगा हमारा, वहां से सीख लीजिएगा, इसका नाम आप लिख पाएंगे, ठीक है ना। टाइम नहीं है उसके लिए मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। अगला कह रहा है FeNH3 का ट्वाइस यहाँ पे CN4 में ज्यामिति समयावयवी संरचना बनाइए, ये आपको बनाना है, सीख लीजिएगा। अगला आता है यहाँ पे दूसरा कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को परिभाषित कीजिए, दोनों में अंतर लिखिए। मतलब परिभाषा और अंतर, तो हमारा एक वीडियो देख लीजिएगा, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कर लेंगे, हमारी वीडियो मिलेगी, वहां से आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। सभी 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का 2 गुना हो जाएगा। 4 नंबर वाला क्वेश्चन है जी। अगला आता है उपसंयोजक यौगिकों का बर्नर सिद्धांत की अवधारणा बताइए। बर्नर सिद्धांत ब्रदर सर लिख के सर्च कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। सेंडमेयर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल के साथ और CuCl के साथ होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण देते हुए उसका सूत्र और उपयोग लिखिए। मतलब सेंडमेयर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, लिखिएगा क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि ब्रदर सर, वीडियो इतना लिखकर सर्च कर लेंगे ना तो हमारी वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, वहां से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन हमसे कह रहा है बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये हो गया। तो क्लोरोबेंजीन को हम नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3 के साथ हम क्रिया कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, इसको नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो सिंपल सा है, ये HCl ये बाहर निकल जाएंगे, HCl और ये नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। इस तरीके से NO2, तो ये हमारा बन जाएगा। इस तरीके से सब हमने कराया हुआ है। एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया का वीडियो आप देख लीजिएगा, कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना, कैसे प्राप्त करें या क्या होता है जब, ये हमने कराया हुआ है। या नेमिंग रिएक्शन आप केवल देख लेंगे ना, उसमें सब कराए हैं दोस्त। मैं कैसे आपको समझाने का प्रयास करूं या कैसे आपको कहूं, ठीक है। ये सभी 5-5 नंबर वाले हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आप केवल यूट्यूब पे लिखेगा क्लास 12 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ब्रदर सर, जितनी हमारी वीडियो है रिएक्शन पर 2 वीडियो मोस्टली मिलेंगे, दोनों को आप पढ़ लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। एक नेमिंग रिएक्शन होता है, एक होता है क्या होता है जब, एक होता है कैसे प्राप्त करें। कैसे प्राप्त करें ये हम आपको कराने वाले हैं जल्दी। अगला आता है निम्नलिखित यौगिकों का फिनोल से कैसे प्राप्त करें। डाइएजोनियम सल्फोनिक अम्ल और क्यूमीन कैसे प्राप्त करते हैं, ये हम आपको कैसे प्राप्त करें जब आपको सिखाएंगे ना, तो उसमें हम आपको बता देंगे। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को अंतर संरचनाओं द्वारा कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है 5 नंबर वाला, सब करा दिए हमने, ठीक है। अगला आता है एथिल एल्कोहल बनाने की विधियों का उल्लेख कीजिए, भौतिक और रासायनिक गुण लिखिए। एथिल एल्कोहल बनाने की विधि ब्रदर सर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा।
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल ब्रदर सर वीडियो आपको इस पर मिल जाएंगे। अगला आता है निम्नलिखित में से संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। इटाइलिन अभिक्रिया, गाटरमेन अभिक्रिया, कोनेजारो अभिक्रिया, रोजेमुंड अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, इन सभी को नाम लिखकर भी सर्च कर लेंगे, वीडियो हमारी मिल जाएगी, आप पढ़ लीजिएगा। या ओनली आप लिखिएगा नेमिंग रिएक्शन ब्रदर सर, इतना लिखकर भी सर्च कर लेंगे, वीडियो हमारी मिल जाएगी, वहां से स्टडी कीजिएगा। ठीक है जी। अगला हमारा आता है या तो ये करें या तो अथवा में कह दिया है एल्डिहाइड बनाने की 3 सामान्य विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। एल्डिहाइड बनाने की विधि ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कीजिएगा, वीडियो हमारी आपको मिल जाएगी। अगला आता है, देखिए क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लेना है। यहाँ पे कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड को KOH के साथ क्रिया कराएंगे, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अथवा में यहाँ पे दे दिया है कि या तो आप ये कीजिए या ग्लूकोज की संरचनाओं का विवेचना कीजिए। लिखिए ग्लूकोज की संरचना ब्रदर सर, वीडियो हमारी मिलेगी, वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, अंतिम हमारा जो क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। या तो आप ये कर लीजिए या आपको यहाँ पे कह दिया शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, दोनों आपको तैयार करना है। तो ग्लूकोज बनाने की विधि ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये आप सब कुछ सर्च करके आप पढ़ाई कर जाएंगे, क्योंकि ये सभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ। अदरवाइज 5वां यहाँ तक तो हमने पूरा कंप्लीट कराया हुआ है। तो चलिए जी, आज का ये भी हमारा कंप्लीट होता है। केमिस्ट्री का भी पेपर हमने एक मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया, फिजिक्स का भी देख लिए हैं, केमिस्ट्री का भी देख लिए, फिर से अब हिंदी का आपको वीडियो मिलेगा, फिर से उसके बाद इंग्लिश का भी जो सॉल्व पेपर होगा इसको हम सॉल्व कराएंगे जी, ठीक है ना। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है, यदि आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत इस चैनल पे किया जा रहा है पूरे जोश और जुनून के साथ, तो हम यही कहेंगे कि चैनल पे नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी आपके दोस्त हैं उनसे इस चैनल के बारे में बताइए, उनसे कहिए इस चैनल से पढ़ाई करने के लिए। अदरवाइज सभी सब्जेक्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है केवल आप फिजिक्स की और केमिस्ट्री का 1 शॉट ओनली आप पढ़ाई करें। 1 शॉट चैप्टर वाइज हमने पढ़ा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा, हिंदी का और इंग्लिश का, चारों का लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके स्टडी कीजिए। इंस्टा पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे फॉलो कर लीजिएगा। जो भी डाउट होंगी वहां पे आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का भी लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाएंगे। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।